गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। ये जो चैप्टर है वो बीकॉम पार्ट थर्ड, एमकॉम, सीए, सीएस और एमबी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि उन्हें कंपनियों के पुनर्निर्माण से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का पुनर्निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं और पुनर्निर्माण करने की हमारी प्रोसेस क्या होगी और किस प्रकार से हम उनका कर सकते हैं, तरीका मतलब प्रोसेस क्या होगी, ये बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब प्रैक्टिकल फील्ड्स में हमारा स्टूडेंट जाएगा तो उसको पहले से अगर जानकारी होगी तो वहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए उसको पहले से ये जानकारी होनी चाहिए। इसी पर हम आज का टॉपिक हमारा डिसाइड है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपनी है वो है एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी को न तो हम छू सकते हैं न उसको देख सकते हैं, वो एक कृत्रिम व्यक्ति है और उसका निर्माण है वो है कंपनी अधिनियम के तहत होता है। परंतु जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति के जीवन काल में अनेक परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार कृत्रिम व्यक्ति जिसको हम कंपनी बोलते हैं उसके आर्थिक जीवन में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। और ऐसे समय जब कंपनी का चिट्ठा रूपी शरीर, कंपनी का जो शरीर है वो क्या है, उसका चिट्ठा है, उसकी बैलेंस शीट है, में भी कई कारणों से अस्वस्थता आ जाती है। उसकी बैलेंस शीट है वो अस्वस्थता की स्थिति में आ जाती है। उसकी बैलेंस शीट को देखने पर पता चल जाएगा कि ये कंपनी बंद होने वाली है, डूबने वाली है। इसका डिसाइड हम उसकी बैलेंस शीट से ही पता कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस प्रकार हम मानव शरीर में अगर कोई कमी आ जाती है, बीमार हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा करते हैं और उनको उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं और उसको स्वस्थ कर देते हैं। उसी प्रकार हमें कंपनी का जो शरीर चिट्ठा है उसमें जो कमियां आ गई, उसमें जो अस्वस्थता आ गई, उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, एक शल्य क्रिया करनी पड़ेगी, जिससे कि कंपनी के आर्थिक स्वास्थ्य में, जो कंपनी का आर्थिक स्वास्थ्य है उसको सुधार करके पुनः जीवन प्रारंभ करने का प्रयास करें, ताकि वो कंपनी लाभ की ओर अग्रसर हो। और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। कंपनी के अंदर आंतरिक रूप से कोई शल्य क्रिया की जाती है बैलेंस शीट को सुधार करने के लिए, तो इस क्रिया को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज कहते हैं। और अब हम बात करें पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन
से हमारा आशय ये है कि किसी कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए अपनाने जाने वाली प्रक्रिया से, प्रोसेस से है। हम एक प्रोसेस के माध्यम से कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें सुधार करेंगे, और जो ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसको हम पुनर्निर्माण बोलते हैं। जब किसी कंपनी को लगातार हानि होने के कारण उसके पास हानियों की बहुत बड़ी मात्रा इकट्ठी हो जाती है, कलेक्शन हो जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा उस बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि जो बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाते थे वो लॉस है, वो डेबिट साइड में आ गया है। अर्थात कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कठिनाइयों का कंपनी को सामना करना पड़ रहा है, अथवा अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइज्ड हो तो उसे पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। पूंजी की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है तो उसको हमें कम करना पड़ेगा और अदर इन्वेस्टमेंट उसमें हमें करना पड़ेगा। तो इसी को हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब हम बात करें कि रिकंस्ट्रक्शन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो रिकंस्ट्रक्शन करने के दो प्रकार से हम कंपनी का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण, और एक और है प्रकार एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाह्य पुनर्निर्माण। अब आंतरिक पुनर्निर्माण की बात करें तो कंपनी के अंदर बैलेंस शीट के माध्यम से हम कंपनी को पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको हम आंतरिक पुनर्निर्माण कहते हैं। और बाह्य पुनर्निर्माण, जब कंपनी बहुत अधिक हानि में चली जाए और उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है तो उसके जो रिसोर्स है उसको हम अन्य जो कंपनी हमारी चल रही है उसमें मर्ज कर देंगे तो अच्छी तरीके से हमें प्रॉफिट की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे ए और बी कंपनी चल रही है और बी कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है, बहुत सी हानियां वो इकट्ठी हो गई है। तो हमें बी कंपनी को बंद करके और उसकी रिसोर्स ए कंपनी में मिला लेंगे तो इसको हम बाह्य पुनर्निर्माण बोलते हैं। जबकि आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत हम कंपनी की जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन करके और कंपनी को लाभदायकता की स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करें कि आंतरिक पुनर्निर्माण आवश्यक क्यों है, उसकी परिस्थिति कौन कौन सी है जिसके कारण हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है। ये देखिए कि आंतरिक पुनर्निर्माण एक बड़ी शल्य क्रिया है, मर्जर ऑपरेशन है, वो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और बड़े ऑपरेशन को हम बोलते हैं आंतरिक रिकंस्ट्रक्शन। और जो परिस्थिति है वो हमारे जिनके कारण हमें आंतरिक पुनर्निर्माण करना पड़ता है उसमें फर्स्ट की बात करें तो यदि कंपनी के पास आयगत अथवा पूंजीगत हानियां बहुत अधिक एकत्रित हो गई है, कंपनी के पास आयगत हानि और पूंजीगत हानियां जो लॉसेस है वो बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं और उनको कंपनी के लाभ और संचयों में से भी अपलिफ्ट करना संभव नहीं है। हमारे पास इतना प्रॉफिट और रिजर्व्स नहीं है कि हम उन हानियों को अपलिफ्ट कर सकें, तब हमें आंतरिक पुनर्निर्माण करना
आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जो इकट्ठी हुई हानियों की उपस्थिति कंपनी के अकुशलता का संदेश देती है। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर हानियों को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो ये कंपनी के कुप्रबंध को शो करता है। वो पता चल जाता है बैलेंस शीट देखते हुए कि इस कंपनी का प्रबंध है वो अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, क्योंकि इसकी हानियां लगातार बढ़ रही है। तो हमें इस परिस्थिति में आंतरिक पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट बात करें कि यदि पूंजी का ढांचा वो बड़ा उलझनपूर्ण है, पूंजी का जो ढांचा है वो बहुत अधिक उलझनपूर्ण है, तो इसको हमें सरल और बाजार के अनुकूल बनाना है, बाजार की जो आवश्यकता है उसके अनुकूल बनाना है, तो हमें आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी। थर्ड, जब हम बात करें कि अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता है। जब कंपनी हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने अगर कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ रख ली और उस समय हमने कंपनी स्टार्ट कर ली, परंतु अब परिस्थितियाँ चेंज होने के कारण लोगों के पास इतना अमाउंट रुपए नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो हमें शेयर की वैल्यू है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना काल जो अब चल रहा है उसमें कंपनियों को इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें छोटी छोटी बचतों के माध्यम से भी हमें विनियोग को प्राप्त करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो अंकित मूल्य है उसमें परिवर्तन करना होगा। 100 की जगह 10 रुपीज़ का हमें अंकित मूल्य करेंगे तो हम बहुत अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट को रिसीव कर सकते हैं और विनियोजकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये हमारी थर्ड जो कंडीशन है, इसमें हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। 4 नंबर जो हमारी परिस्थिति है उसमें क्या है कि जब कंपनी की इक्विटी, शेयर कैपिटल और फिक्स्ड लागत पूंजी, जिसको फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं, अर्थात ऋण पूंजी के मध्य संबंध, अर्थात जिसको हम एक रेशियो निकालते हैं जिसको हम कैपिटल गियरिंग रेशियो बोलते हैं, उचित प्रतीत नहीं होता है, तो कंपनी की जो संरचना है उसमें परिवर्तन करना आवश्यक होता है। और 5 नंबर जो हमारा कंडीशन है, जो परिस्थिति है जिसमें हम आर्थिक पुनर्निर्माण करते हैं, वो है जब कंपनी के चिट्ठे में दर्शाई हुई संपत्तियां कंपनी के दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी का रूपेण प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जो बैलेंस शीट में हमने एसेट्स, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स शो कर रखी हैं, वो कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हमने एसेट्स की वैल्यू है वो बहुत अधिक दिखा रखी है, जबकि वास्तव में उतनी वैल्यू मार्केट में नहीं है, तो भी हमें पूंजी का जो संरचना है उसको ठीक करनी होगी और जो संपत्तियों का वास्तविक मूल्य है उसको हमें दिखाना होगा, तब भी आंतरिक पुनर्निर्माण करना जरूरी है। और नेक्स्ट की बात करें कि संपत्तियों को उनके उचित मूल्य से अधिक मूल्य में अगर संपत्तियों को दिखा रखा है बैलेंस शीट में, तो ऐसी स्थिति में संपत्तियों को उनके सही मूल्य पर लाना आवश्यक होता है, क्योंकि झूठ है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसलिए हमें जो वास्तविक मूल्य है उस पर एसेट्स को लाना चाहिए, ताकि हम हमारी बैलेंस शीट को ठीक कर सके। जो हानियां हैं उनको हमें धीरे धीरे ख़त्म करना होगा और इसके लिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस अपनानी होगी। तो ये 6 परिस्थिति हैं जिन परिस्थितियों में हमें आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रोसेस अपनानी होगी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर, आंतरिक पुनर्निर्माण है उसमें कंपनी का समापन होता है क्या?
तो मैं ये बता दूं कि आंतरिक पुनर्निर्माण की ये विशेषता है कि इस विधि में कंपनी का समापन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंपनी खत्म नहीं होती है, बल्कि कंपनी अपना नया जीवन मानकर नई पूंजी संगठन के साथ और नए जोश के साथ कार्य करने में लग जाती है। हमारे एक विद्वान हुए हैं कोलहर, ने आंतरिक पुनर्निर्माण को अर्ध पुनर्गठन का नाम भी दिया है। इसकी विशेषता पुनः पूंजीकरण कैपिटलाइजेशंस है, जिसके अंतर्गत डेफिशिएंसी का क्या किया जाता है, डेफिशिएंसी को ख़त्म किया जाता है और इसके अंतर्गत नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है और कंपनी आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घाटे की स्थिति से निकलकर लाभ की स्थिति में पहुंच जाती है। ये विशेषता है हमारी आंतरिक पुनर्निर्माण की। और आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषता में पुनः पूंजीकरण से अंश पूंजी में परिवर्तन और अंश पूंजी में कटौती। आंतरिक पुनर्निर्माण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो अंश पूंजी में परिवर्तन करना और दूसरा अंश पूंजी में कटौती करना। अब अंश पूंजी में परिवर्तन करने के बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसकी धारा 61 के अंतर्गत एक जो लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी है, सीमित दायित्व वाली कंपनी है, को एक अधिकार दिया है कि वो अपने उसके अंतर्नियम है वो अनुमति देते हैं तो वह अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। इस कार्य के लिए यदि आवश्यकता हो तो पार्षद सीमाने में भी परिवर्तन किया जा सकता है और इसकी सूचना रजिस्ट्रार को फॉर्म SH7 में देनी होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि साधारण कंपनी का एक प्रस्ताव बनाकर अंश पूंजी के परिवर्तन का एक प्रस्ताव बनाकर कंपनी की साधारण सभा में परिवर्तन उसको पारित करवाया जा सकता है। न्यायालय ट्रिब्यूनल में ले जाने की जाने से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और ये हमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 हमें ये अधिकार देती है। तो इस प्रकार हम अंश पूंजी परिवर्तन के माध्यम से आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।